हेलो फ्रेंड्स। जब भी कुमार सानू के ऊपर वीडियो बनाता हूँ या कोई भी बात करता हूँ, दो नाम बहुत प्रोमिनेंटली बार बार उछल के आते हैं सामने, ना चाहते हुए भी, विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी रीजन। जो दो नाम अक्सर फैंस एंड फॉलोअर्स अलग अलग सिंगर्स के, म्यूजिशियंस के जो नाम डालते हैं बार बार, जिनका कॉन्टेक्स्ट बार बार बन जाता है, दिया जाता है या तैयार किया जाता है, वो है ए आर रहमान और उदित नारायण। इसलिए मुझे रिपीटेडली उदित नारायण और रहमान रहमान के को लेकर शानुदा के साथ उनका जो कंपटीशन कहें, संबंध कहें, कॉन्टेक्स्ट में जब भी इन दोनों को जोड़ने का जहाँ मौका मिलता है वो मैं करता हूँ, बिकॉज ये ना चाहते हुए भी, बिकॉज अक्सर जैसे मैं बता रहा हूँ, जो नॉन नॉन फॉलोअर्स ऑफ शानुदा हैं या फैंस ऑफ उदित जी या ए आर रहमान है, वो अक्सर जो है इनका नाम ले आते हैं ड्रैग करके कि इनको नेशनल अवार्ड मिला तो इनको नहीं मिला, ये इतने बड़े नाम हैं, उनको उन्होंने गवाया उदित जी को और शानुदा को नहीं गवाया, तो इसी इस वजह से कुमार शानू इज नॉट इम्पोर्टेंट या इज ए वेरी नॉर्मल सिंगर या वेरी, हम ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देते हैं जो देना नहीं चाहिए, जो गलत है। और नाम ज़्यादा ए आर रहमान का है, उदित नारायण का है, नाम ही क्या, मतलब वो लोग ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा होनहार हैं, ज़्यादा इज्जत मिलती है उनको। और कुमार सानू को हम जो चढ़ाते हैं या एलिजेडली सो कॉल्ड हम उनको चढ़ाते हैं, और जो वो डिज़र्व नहीं करते, वो हम नाम उनको, वो तवज्जो, वो इम्पोर्टेंस, वो स्टेटस हम देते हैं उनको। ये एक अजीब सा एक एलिगेशन है, और बार बार इसलिए नाम इन दोनों के, जो ए आर रहमान और उदित नारायण के, आते रहते हैं। मेन रीज़न यही है कि उसमें दिखाना है कि कुमार सानू को आप इतना क्यों बड़ा बता रहे हो, क्योंकि ये लोग और बड़े हैं। देखिए, बड़े छोटे की बात तो खैर सब्जेक्टिव है, और मतलब क्वालिटी की बात करें या पसंद की बात करें, किसको कौन हीरो या कौन सा सेलिब्रिटी, कौन सुपरस्टार पसंद है और क्यों पसंद है, जिसको पसंद है उसके वजह होते ही हैं, अपना वजह निकाल ही लेते हैं वो। इस पर बहस करना बेकार है। मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। मैं अक्सर ये बात बता चुका हूँ कि फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी चीज़ का अगर आप इम्पार्शियल आकलन करें या अगर आप सच का साथ देते हैं, तो उसमें फैक्ट पर ही आपको काम करना ज़रूरी होता है। तो मैं फैक्ट जहाँ तक हो सके, मैं डेटा, नंबर ऑफ सॉन्ग्स या नंबर ऑफ हीरोज या नंबर ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ वेरियस नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स जहाँ तक मैं गैदर कर पाता हूँ या हासिल कर पाऊँ, उस पर ही मैं बात करता हूँ, कि ताकि कम से कम थोड़ा बहुत जो इनको समझ हो, वो ये चीज़ समझें कि सच्चाई जो है वो कहीं मनगढ़ंत नहीं है, वो फैक्ट पर ही बेस्ड है। और जहाँ तक हो सके जो आंकड़े हैं वो जिस दिशा में जो सच्चाई को बयान करते हैं, तो उसका ही मैं उजागर करने की कोशिश करता हूँ, उसको ही। तो इसलिए बहस, बेतुकी बहस और बेवजह बहस, जिसमें कोई जिसका कोई सिर पैर नहीं हो और जिसका कोई फैक्ट से कोई लेना देना नहीं हो, वो करना बेकार है। मैं करता भी नहीं हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ जहाँ तक हो सके, क्योंकि वो, चूंकि हमने वो दौर देखे हैं, जो हमारे उम्र के जो लोग हैं, और जो भी 82, 81, 83 बॉर्न, 84 बॉर्न होंगे, वो लोग जानते होंगे, और जिन्होंने वो फेज अपने ग्रोइंग एज में जो इम्पैक्ट शानुदा का देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो हमेशा इस बात को मतलब बता पाएंगे। और ज़्यादातर लोग जो कुतर्क, जिसे मैं कहता हूँ, करके वो छोटा दिखाना चाहते हैं शानुदा को, वो ज़्यादातर आई थिंक 90 बॉर्न हैं, जो ज़्यादा या तो शानुदा को सुना नहीं हो, या तो किसी और वजह से कुछ बायस हो, या चूंकि लेट 2000 में हम जानते हैं कि उदित जी के गाने थोड़े ज़्यादा आने लगे थे, तो हो सकता है इन लोगों ने उनके गाने ज़्यादा सुने हो, तो लगता है कि उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है, या वो बहुत बड़े हीरो हैं, या ए आर रहमान के कुछ गाने जो बाद में आए हैं, वो सुनकर उनको लगा होगा कि ए आर रहमान बड़े, या जो भी है, फॉर वट एवर रीज़न। बट जो 80s, जो फेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो जो उस एज में जो जिनका बर्थ है, और जो 90s में ग्रो कर रहे थे, और जो जिनको शानुदा के गानों ने इन्फ्लुएंस किया बहुत ज़्यादा, वो कभी नहीं नकार सकते हैं कि उनका जो इम्पैक्ट था, उनका जो असर था, उनका जो दौर था, और उनका जो दबदबा था, जो उनका जो न्यूज़ वैल्यू था, ब्रांड वैल्यू था, वो जिस तरह से था, हम लोगों ने कभी देखा नहीं है ऐसा। कोई भी स्टार का, हीरो का अपने लाइफ में हमने कभी देखा नहीं है, चाहे वो उदित नारायण हो, चाहे ए आर रहमान हो, चाहे इवन अरिजीत सिंह भी हो। अरिजीत सिंह का तो हम मानते हैं कि चूंकि इतना सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, और इतना ज़्यादा आजकल आसान है पॉपुलर होना, और थ्रू एफएम चैनल्स एंड ऑल दैट, गाना सुनना, गाना का अवेलेबिलिटी इतना ज़्यादा है, और इतना बार बार सुनाया जाता है कि कहीं ना कहीं वो आसान हो गया एक सेलिब्रिटी के लिए सेलिब्रिटी बनना। लेकिन शानुदा के समय में ऐसा था कि
ये सब कुछ था ही नहीं। तो जो भी होता था वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ कैसेट सेल्स थ्रू ऑल दिस जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ पब्लिसिटी है, मार्केटिंग वगैरह का तो सब था नहीं, ये सब जो आजकल इतना वो सब होता है, फैट वो सब था नहीं, तो बहुत मुश्किल होता था एक नाम बनाना, एक अपना जो मुकाम हासिल करना जो शाहरुख ने किया था। इसलिए वो उनका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा हो जाता है, वे वही समझ सकते हैं जो उस दौर को जिया है, देखा है, उन गाने सुनकर जो बड़े हुए हैं, और वो उनका जो असर था, उनका जो मुझे जैसे मैं कह रहा था, जिस तरह से हर तरफ उनका गाना बजता था, जिस तरह क्रेज़ था उनके गानों का, उनके शोज़ का, वो स्टेडियम भर-भर के लोग आते थे। कहीं उदित नारायण उस समय ही वाज़ जस्ट अगेन फिर वही बात मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ कि पहला 7 साल जो था शानोदा का, जो जिस तरह से ही वाज़ अ स्टार, वैसा कोई सिंगिंग स्टार कोई हमारे समय में कोई हुआ नहीं है ऐसा। क्योंकि बहुत कम समय में बहुत ज़बरदस्त उनका फ़ोर्स और इंटेंसिटी इतना ज़्यादा था, और कम समय में इतना ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया था, इतना ज़्यादा वो छा गए थे कि एक 40 साल में के करियर में जो आदमी एक गाने का कवर कर सकता है, वो उन्होंने 10 साल में, 8 साल में कर लिया। तो दैट काइंड ऑफ स्पीड एंड दैट काइंड ऑफ प्रोलिफिक ही वाज़, और इस तरह से वो नाम इसलिए उनका इस तरह से हुआ था कि जो इनका कोई तुलना या कोई सिमिलैरिटी नहीं बता सकता हूँ कि किसी के साथ इनका ऐसा हुआ है, जो और किसी सिंगिंग स्टार का इतने बड़े स्टार बन पाए हैं। अब बात आती है ए आर रहमान की, तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था और मैं आज भी मानता हूँ कि ए आर रहमान इज़ मोर ऑफ ए हाइप देन रियल स्टफ, क्योंकि ए आर रहमान साउथ के मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि वो कितने काबिल और कितने ज़्यादा टैलेंटेड और कितने, जैसा कहा जाता है, मोज़ार्ट ऑफ द साउथ और जो भी है, बट साउथ के बहुत ज़्यादा गाने मैंने उनके सुने नहीं, और जो सुने मुझे बहुत खास नहीं लगे, टू बी फेयर। और हिंदी का अगर आप कहें तो ऑब्वियसली रोजा और बॉम्बे जो बहुत मशहूर हो गए थे फिल्म, और ए आर रहमान भी एक तरह से बहुत एक रातों रात जिसे कहते हैं चमक जाना, या एक कल्ट स्टेटस या स्टार स्टेटस हासिल करना, वो उनका हो गया था बाई बाई लक कहें या बाई मेरिट कहें। हाँ, ऑब्वियसली रोजा और बम्बई गाने अच्छे थे, इसमें ये नहीं कह सकते कि अच्छे नहीं थे, और सबसे बड़ी बात है कि डिफरेंट थे गाने। जो उस समय के गाने जो बापी लहिड़ी या दिलीप सेन, समीर सेन या राजेश रोशन या ये लोग जो बना रहे थे, अनु मलिक, जो जिस तरह का म्यूज़िक वो देते थे, उससे बिल्कुल हटके बिल्कुल डिफरेंट था ए आर रहमान के म्यूज़िक, और डिफरेंट होने से ही आदमी उसको इस तरह से कायल हो जाते हैं लोग, जैसे वो म्यूज़िक हावी हावी हो गया था। जैसे शानूदा का जो म्यूज़िक शुरू हुआ एक तरह से आशिकी से, तो वो गाने का टोन, गाने का तरीका, जो एक रफ़ी स्कूल का गाना था, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अज़ीज़, उदित नारायण, सोनू निगम, इससे हटकर एक सुरेश वाटिकर, ये लोग जो एक तरह का गाते थे गाने, और उससे हटकर एकदम एक बोल्ड और दमदार एक अलग ढंग की जो आवाज़ आई, और उसका म्यूज़िक भी मतलब कॉम्प्लीमेंट किया नदीम श्रवण का, ये सब मिलाकर एक नयापन आया म्यूज़िक में, रोमांटिक फ्लेवर आया, बहुत अलग तरीके का, अलग ढंग का, जो आर डी ने किया था 70s में। तो इसलिए कुमार शानू एकदम से वन ऑफ द बिग रीजंस फॉर हिज राइज। ऐसे ही ए आर रहमान का जो म्यूज़िक था रोज़ा और बॉम्बे में, वो डिफरेंट था। ये बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अलग थोड़ा हटके म्यूज़िक लाए थे, और मेलोडियस एंड वेरी साउथ इंडियन फोक या क्लासिकल बेस्ड, और प्लस मॉडर्न भी। तो इसलिए ए आर रहमान बहुत ज़्यादा जल्दी, जैसे एक तरफ शानूदा का हुआ था, देखिए शानूदा का और ए आर रहमान का कंपैरिजन इसलिए बनता है क्योंकि इसलिए नहीं बनता कि हाँ, बाकायदा वो ऐसे सिंगर नहीं थे। शानूदा ने भी कुछ म्यूज़िक दिए हैं, कुछ फ़िल्म्स में, कुछ अपने एल्बम्स में, सीरियल्स में, एंड ए आर रहमान भी कुछ गाने गाए हैं, लेकिन इससे शानूदा ना म्यूज़िशियन बन जाते हैं, ना ए आर रहमान सिंगर बन जाते हैं एज़ सच। लेकिन 2 चीज़ें हैं कि समसामयिक हैं, दोनों का राइज़ लगभग-लगभग एक समय में ही हुआ था, और सबसे बड़ी बात है कि लोग कंपैरिज़न इसको बना देते हैं कि ए आर रहमान ने शानूदा को नहीं लिया, या बहुत कम एक फ़िल्म में लिया, तो इसलिए दैट शोज़ कि शानूदा इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, या नॉट दैट दैट एबल, नॉट दैट टैलेंटेड कि ए आर रहमान उनको ले पाएँ। इस तरह से एक बनाया जाता है, जैसे ए आर रहमान एक अल्टीमेट और एक जो है, जो मतलब यार्डस्टिक है, जो उनको ही रख के सामने वही आइकॉन है, और ए आर रहमान का की सोच, या वो जो कर रहे हैं वही सबसे सही है, और उनका किसी को सिंगर मानना या नहीं मानना, ये सबसे ज़रूरी है। इस चीज़ को उछाला जा रहा है, व्हिच इज़ वेरी, आई थिंक, एब्सर्ड। क्यों? इस बात पर थोड़ा-सा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ कि ए आर रहमान का राइज़ तो हो गया था, क्योंकि वो थोड़ा हट के फ़िल्म बनाई थी, ठीक है। वो उनका एक जो नाम हो गया, एक ऑल इंडिया नाम हो गया ए आर रहमान का, कि एक कोई नया बंदा आया है, यंगस्टर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, फाइन, तब तक तो ठीक है। लेकिन आज अगर मैं खड़े होके हिस्ट्री पे जाऊँ वापस और देखूँ, मुझे ए आर रहमान के मुश्किल से 5 गाने ऐसे हैं, जो मैं गुनगुनाना चाहूँगा या दोहराना चाहूँगा, या जो मेरे गाड़ी में है, लूप में है, या मेरे पेन ड्राइव्स वगैरह में है, फ़ोन में है। ज़्यादा से 4 या 5 गाने हैं ए आर रहमान के। तो अगर वो इतने बड़े कल्ट फ़िगर होते, जैसा उनको माना जाता है, या मतलब बनाया जाता है, हाइप, मैं जिसे हाइप मानता हूँ,
तो कम से कम 10-15 गाने 20 गाने तो रहते। आज आरडी के मेरे पास 20 गाने हैं, जतिन ललित के मेरे पास 10-12 गाने हैं, अनु मलिक के मेरे पास 10-15 गाने हैं। तो क्यों ऐसा होता है? मैं तो कोई मतलब मैं तो एक सच्चा साधक हूँ, एक सच्चा श्रोता हूँ, एक म्यूजिक का मैं हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ। अगर मैं हेट करता किसी को तो उदित नारायण के एक भी गाने में नहीं रखता अपने पास, मैं ए आर रहमान के एक भी गाने नहीं रखता, ऐसा नहीं है। ए आर रहमान को मैं भी सुनता था, ज़रूर सुनता था शुरू में। तब मैं ये नहीं जानता था कि वो शानू तक आगे चल के लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन ठीक है, पहले भी सुनता था, लेकिन बहुत गिने चुने गाने। और ए आर रहमान ने एक और नई शुरुआत करी, बहुत टेक्नो म्यूजिक जिसे कहते हैं, बीट वाला, बहुत वेस्टर्नाइज बाद के जो फिल्में आई, बहुत उसमें बीट्स को बहुत ध्यान दिया उन्होंने, बहुत म्यूजिक पे बहुत ध्यान दिया। और म्यूजिक पे ध्यान दिया इन द सेंस कि म्यूजिक म्यूजिक एकम्पनीमेंट्स जो होते हैं, म्यूजिक अरेंजमेंट जो होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो वो भी थोड़ा एक नयापन था, जिसमें आवाज़ की भूमिका ज़्यादा नहीं थी। और बहुत सारे गाने ऐसे आए थे उनके बीच में, जिनमें म्यूज़िक का जो अरेंजमेंट था, जब पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स ही वाज़ प्लेइंग, वो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के चढ़ के बोला, मतलब जो है। तो वो उस पर वो बहुत काम करते थे, अरेंजमेंट ऑफ म्यूज़िक। लता जी ने सबसे अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, आप इसको जैसे भी लें, मैं तो इसको एक कटाक्ष के का आभास मिलता है उसमें मुझे। लता जी से एक बार पूछा गया था कि मतलब ए आर रहमान के बारे में, कि वो कैसे म्यूज़िक डायरेक्टर क्या है। अब लता मंगेशकर ने आर डी बर्मन के साथ काम किया, एस डी बर्मन के साथ काम किया है, बड़े बड़े जीनियस के साथ, मदन मोहन जी के साथ, जयदेव जी के साथ, तो ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा और कौन जान सकता है बेहतर। तो वो कह रही हैं कि उन्होंने सीधे ये नहीं बताया कि ए आर रहमान बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं या बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है और मैं बहुत फैन ऑफ हिज म्यूजिक, या ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने क्या कहा, सिंपल एक लाइन में कहा कि वो बहुत बढ़िया म्यूजिक अरेंजर है। ये बात मुझे अच्छी लगी उनकी, कि शी इज़ नॉट क्लेमिंग दैट ए आर रहमान इज़ अ ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर। वो अलग बात होती है। म्यूजिकल जीनियस जो है, अगर लता जी समझती तो ज़रूर बोलती, हालाँकि लता जी ने इतना काम भी किया उनके साथ। तब भी उन्होंने कहा कि ही इज़ अ गुड अरेंजर। तो बस ए आर रहमान की औकात मेरे लिए वहीं तक है। मैं आई नो पीपल विल लाफ एट मी और गाली भी देंगे और बहुत हँसेंगे भी और व्हाटएवर, लेकिन मैं बहुत पुख्ता एक अपने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ। और जिस तरह से मैंने गाने सुने हैं, जिस तरह से गाने को मैंने, मतलब जैसे कहते हैं ना, चबा के खा जाना, घोल घोल बना के पी जाना, जिस तरह से लास्ट 30 इयर्स 35 इयर्स के गानों को, जिस तरह से इवन 40 इयर्स के गानों, 45 इयर्स के गानों को, गाने में जिस तरह गाने में मैं रहता हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अपनी बहुत अपने को कुछ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से मैंने एक, मैं गाने का एक छात्र, संगीत का एक छात्र मानता हूँ मेरे को, खुद को, मैं ये कभी नहीं मान सकता हूँ कि ए आर रहमान्स म्यूजिक वॉज वेरी ग्रेट। जिस तरह से आर डी बर्मन का या एस डी बर्मन, जो कालजयी गाने हैं, जो आज भी हम सुनते हैं, जो इटर्नल सॉन्ग्स है, एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं। इवन नदीम श्रवण के भी कुछ गाने ऐसे हैं, अनु मलिक के गाने, जतिन ललित के गाने, जैसे मैं बता रहा था, जयदेव जी के गाने उससे पहले, और बपीदा के गाने। तो ये जो लेजेंड्स हैं, जिनका इतना हाइप नहीं हुआ, इवन आनंद मिलिंद, दिलीप सेन, समीर सेन, एक से एक म्यूजिक है उनका। तो हाइप एक चीज़ होती है, कहीं किस्मत, कहीं टाइमिंग, कहीं फॉर सम अदर रीज़न, मार्केटिंग, पीआर स्किल्स आपका, कुछ ना कुछ वजह से कभी-कभी आप इतने पॉपुलर हो जाते हो, कल्ट फिगर बन जाता है, आइकॉन बन जाते हो। लेकिन अगेन जैसे मैं बता रहा, सबसे बड़ी प्रूफ होता है या निशानी होती है कि आप 10 साल बाद, 15 साल बाद आप कितने गाने उनके सुन रहे हो या गा रहे हो। तो ए आर रहमान के मैं मुश्किल से 5 गाने, जिन्हें मैं अच्छा मानता हूँ, मेबी पटाखा गुड्डी गाना वो अच्छा लगता है, मेबी जय हो स्लमडॉग मिलियनेयर का, मेबी रोजा का या बॉम्बे का एक आध गाने, और बीच-बीच में कुछ-कुछ गाने, लगान के गाने, स्वदेश के मेबी 1-2 गाने। ऐसे कुछ 5-7 5-5-6 गाने ज़्यादा से ज़्यादा, व्हिच आर रियल, आप जिसे कह सकते हैं कि हाँ, रियल क्वालिटी, रियल लॉन्ग टर्म लॉन्जेविटी जिसका हो। इससे ज़्यादा ए आर रहमान का मुझे नहीं लगता है कि हिंदी फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा सफल भी हुए हैं। हिट फ़िल्में उनके बहुत कम हैं, 10-15 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और उसमें भी जैसा मैं बता रहा था, गाने बहुत गिने-चुने हैं, जो बहुत बार-बार सुनने का मन करता है, जो बहुत गुनगुना सकते हो आप, या बहुत लंबे समय तक जो गाने चले, या आज भी बहुत पॉपुलर है। बहुत कम हैं वैसे गाने। जिस तरह से उनका हाइप है, जिस तरह से उनको लोग सर्वोपरि मानते हैं, उस तरह से अगर हम देखें, उस संदर्भ में अगर हम देखते हैं, तो मैं नहीं मानता हूँ कि ही इज़ सो ग्रेट, कि आप ए आर रहमान ने क्या सोचा, क्या बोला, क्या जज किया, उससे ही सब डिसाइड हो पाता है कि कौन कितना बड़ा सिंगर है या क्या है। रही बात अवार्ड्स की, तो आप बता देंगे कि उनको ये मिला, वो मिला, वो मिला, वो मिला। बट अगेन अवार्ड्स के ऊपर भी मैंने एक बनाया था कि अवार्ड क्यों मिले राउंड। अवार्ड इज़ अ वेरी इनसिग्निफिकेंट थिंग, क्योंकि किशोर दा सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, जिनको इतने बड़े लेजेंड होते हुए उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिला, अपार्ट फ्रॉम द फिल्म फेयर अवार्ड्स। को तो मिलना है, तो उनको तो वैसे तो 20 मिलना था, लेकिन बाकी और कुछ अवार्ड नहीं मिला उनको, जैसे ग्रैमी हो और ऑस्कर हो, और ये तो वो तो आप पहुंच गए, लिस्ट बनाई थी, वो एक चांस की बात है। तो वो उसका एक अलग ही कहानी है। हम जानते हैं कि स्लमडॉग मिलियनेयर इज नॉट हिज बेस्ट म्यूजिक एनीवे, वो सभी मानते हैं कि उनके और अच्छे म्यूजिक है, वो पहुंचता नहीं है वहां तक, अदर रीजंस हैं।
तो वो अलग बात है। अवार्ड की बात तो अब छोड़ दीजिए। तो और सबसे बड़ी निशानी होती है किशोर कुमार के गाने लोग आज इतना इतना ज़्यादा सुन रहे हैं, इतना ज़्यादा सुन रहे हैं। इस टॉप ऑफ द लाइन, टॉप टॉप आप एफएम चैनल्स में चले जाइए, कोई भी आप म्यूजिक चैनल में चले जाइए, टॉप में है किशोर दा। तो कोई अवार्ड क्या उसको जस्टिफाई कर पाएगा? तो वैसे ही ए आर रहमान का है, जितने भी आप अवार्ड दे दो, आजकल कोई मायने उसका रहा नहीं है, स्पेशली क्योंकि इन द टाइम ऑफ मीडिया हाइप एंड मार्केटिंग एंड ऑल दैट एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस एंड ऑल दैट, बोगस वोटिंग सब कुछ होता है, पैसे देके अवार्ड लेना, ये सब तो सब होता है। तो अवार्ड कैसे मिलता है, क्या मिलता है, उसके बारे में हम बात नहीं करें तो अच्छा है, कि हम सब जानते हैं, सभी जानते हैं, हम इतने समझदार हैं कि आप अगर बेतु ऐसे बहुत बचपना वाली जैसे बात है कि इसको ये मिल गया, इसको ये नहीं मिला, इसलिए वो छोटा सिंगर है, बड़ा सिंगर, इट इज़ नॉट दैट। जैसे तो केएल साइकिल को भी कुछ नहीं मिला, किशोर दा के भी गुरु थे, तो वो भी कोई बात नहीं है। तो अगेन वही बात है कि पॉपुलैरिटी जिस तरह से एक तबके में, स्पेशली जो बहुत एलीट क्लास, लिखे पढ़े लोग और सोशल मीडिया में जो लोग ज़्यादा हैं, वो लोग इस तरह से ए आर रहमान को बढ़ा चढ़ा के शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली शानू दा के जैसे हम बताते हैं कि बहुत लोअर लेवल के, बहुत लोअर तबके के लोग हैं, जो अगेन दे आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो भी इंडियंस हैं, वो भी ये नहीं कि गरीबी के अभिशाप नहीं है, लेकिन बहुत जो मिस्त्री से लेकर, चाय वाले से लेकर, छोटे छोटे दुकानदार, ट्रक वाले, कोबलर्स, ड्राइवर्स, लोहार, ये सब इनके घरों में, इनके शॉप्स में, इनके गानों में हमेशा ये गाने आज भी बजते हैं, उसमें ए आर रहमान के गाने नहीं बजते हैं। ए आर रहमान सोशल मीडिया में आपको ज़्यादा दिख जाता है, इसलिए हाइप उनको मिल जाता है ज़्यादा, वो सही सही जगह उनका नाम पहुंच जाता है, बिकॉज उस तरह के लोग एक उसको उनको फॉलो करते हैं। और इसका रीज़न बहुत सब्जेक्टिव है, इसको समझा पाना बहुत मुश्किल है क्यों और कैसे। मे बी दैट काइंड ऑफ म्यूजिक हैज़ मेड ए कट इन टू द माइंड्स ऑफ सर्टन क्लास ऑफ पीपल। लेकिन जो 70% इंडियंस हैं, वो आज भी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को ही बिलोंग करते हैं, और वो आज भी शानू दा के नहीं सुनते हैं। और वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, और वो सबसे बड़ी पहचान होती है ग्रेटनेस की। ग्रेटनेस मतलब हमेशा ये नहीं कि मैं भीमसेन जोशी बन जाऊँ या तानसेन बन जाऊँ। ग्रेटनेस ये होता है कि मैं दिल को कहाँ तक छू पा रहा हूँ, लोगों को ज़िंदगी में कहाँ तक असर डाल पा रहा हूँ, यही होता है ग्रेटनेस, स्पेशली फिल्म म्यूज़िक में। तो वो शानू दा ने हासिल किया है ए आर रहमान से ज़्यादा। उसके बाद ए आर रहमान ले या नहीं ले, शानू दा को ना तो फ़र्क पड़ता है, ना तो सुनने वालों को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि शानू दा के गाने तो भी लोग सुनेंगे, सुन रहे हैं, ये नहीं कि ए आर रहमान कहीं गाया तो वो नहीं सुनेंगे, या नदीम श्रवण या अनु मलिक के लिए गाया तो अच्छे नहीं गाए, क्योंकि वो गाने अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं है। तो ए आर रहमान ने अगर उनको सिंगर नहीं समझा, जैसे शानू दा ने भी कहा है एक बार, और तो मुझे नहीं लगता घंटा किसी को फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि हाँ, कुछ अच्छे म्यूज़िक अगर ए आर रहमान देते और शानू दा गाते तो एक अलग फ्लेवर ज़रूर आता, अलग टाइप का म्यूज़िक ज़रूर होता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो उससे हम लोग वंचित रहे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि ए आर रहमान इतने बड़े हो गए हैं कि वो आर डी बर्मन, एस डी बर्मन और जयदेव और इनको भी वो आगे, उनको उनसे आगे वो निकल जाएँ। और क्योंकि समझाया इस तरह से ही जाता है, ये नहीं लोग बोलते हैं कि शानू दा ने आर डी बर्मन के लिए गाया, ये बोलते हैं कि ए आर रहमान के लिए नहीं गाया, इसलिए शानू दा इज़ नॉट ग्रेट। दैट इज़ वेरी स्टूपिड काइंड ऑफ, क्योंकि ये बार-बार आता है, ये मैं इस बारे में नहीं बनाता वीडियो, लेकिन चूँकि ये बार-बार आ रहा है, ये बार-बार इनके जो एंटी जो है शानू दा के, या जो नॉन फॉलोअर्स है, वो बार-बार इस चीज़ को लाते हैं कि वो लोग शो करना चाहते हैं कि ए आर रहमान ने अगर बोल दिया कि शानू दा को नहीं लेना है या नहीं अच्छा लगा उनको, अगर उनके गाने वो नहीं गा पाते थे अगर सो कॉल्ड, तो हो गई बात खत्म। तो शानू दा इज़ चौपट और ए आर रहमान इज़ ग्रेट। तो वही मैं बता रहा हूँ कि हाइप ज़्यादा है, क्योंकि अगेन फैक्ट पे बात कर रहा हूँ कि आप अगर गाने उठा लीजिए, हिंदी फिल्म उनके बहुत ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू देयर आर सो मेनी अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत, जो 400 फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो इस तरह से 40-50 फिल्मों में काम करने से इतना कोई ग्रेट नहीं हो जाता है, पहली बात है। सबसे बड़ी बात है कि 40-50 फिल्में तो बहुत डायरेक्टर हैं, आप सलील चौधरी नहीं बन सकते, हेमंत कुमार नहीं बन सकते हो। उनका जो एक लॉन्जिविटी, उनके एटर्नल सॉन्ग्स हैं, एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं, जो आज तक लोग 60 साल बाद भी सुन रहे हैं, 50 साल बाद भी सुन रहे हैं, वो ए आर रहमान के गाने आज नहीं सुन रहे हैं। 2-4 गाने सुन रहे हैं, 4 गाने मुश्किल से 5 गाने। तो दैट डजंट मेक समवन ग्रेट। समय के साथ-साथ ए आर रहमान भी लाइक एनी अदर म्यूजिक डायरेक्टर के जैसे ही हो जाएँगे। और अभी भी मुझे नहीं लगता यंगस्टर्स, जो एकदम यंगस्टर्स हैं, आज के जो बच्चे हैं 16-17, बहुत ज़्यादा ए आर रहमान को जानते हैं या सुनते हैं। हाइप ज़रूर सुनते हैं, न्यूज़ ज़रूर उनकी आ जाती है, क्योंकि लोग अभी भी उस पे अटके हुए हैं कि हम वही सबसे महान हैं या वही एकदम ग्रेट हैं। उस पर उस फिक्सेशन से निकल नहीं पाए हैं अभी तक। ये नहीं प्रूव कर पाते हैं कि गाने उन्होंने कितने बनाए, अच्छे गाने कितने बनाए, या उनका क्या उन पे इम्पैक्ट है, क्या छाप छोड़ा, क्या उनका कितना ज़्यादा योगदान है, कितना म्यूज़िक सीन को उन्होंने चेंज किया। ये सब पे वो ध्यान नहीं देते हैं, बस हाइप पर उस पर अटके हुए हैं कि अरे यार, रहमान है तो कुछ है, बहुत बड़ा है। अगेन दैट्स ए सॉर्ट ऑफ शैलो काइंड ऑफ म्यूजिक नॉलेज, शैलो काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक, और शैलो एक्सपोजर। सबसे बड़ी बात है कि इतना एक्सपोजर नहीं है। अब जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा गाने में घुसोगे, जितना ज़्यादा कुछ समझ आपकी बढ़ेगी, तो आपको समझ में आएगा कौन एक्चुअल में बड़ा है, कौन एक्चुअल में बड़ा नहीं है, कौन हाइप है और कौन रियलिटी है।
तो हाइप से हमें दूर रहना चाहिए। हाइप आजकल हर चीज़ में बहुत ज़्यादा है, जो स्टार नहीं है उसको स्टार बना दिया जाता है, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है और यही हुआ था ए आर रहमान के साथ। अरे यंगेस्ट उसको पद्मश्री मिल गया तो बहुत बड़ा नाम हो गया, ए आर रहमान आया है तो ज़रूर कुछ खास करेगा, उसका म्यूज़िक है तो कुछ थोड़ा वही मैं बता रहा हूँ हटके था, नाम हो गया था एकदम से और उसने ए आर रहमान ने उन्होंने उस इमेज मेंटेन किया, बरकरार रखा, बनाए रखा। कम बोलकर, चुनिंदा जगह पर बोलकर, चुनिंदा वर्ड्स को पॉलिटिकली करेक्ट बात करके जिसे कहते हैं ना, तो अपने आप को एक बना लिया है कि मैं कुछ हूँ और लोग भी ऐसा समझने लगे कि हाँ, ये कुछ है, ये जब बोलता है तो बहुत समझदारी से बोलता है, ये जब म्यूज़िक बनाता है, कम म्यूज़िक बनाता है, बहुत समझदारी से बनाता है। ऐसा नहीं है, हम काफ़ी सारे ऐसे स्टार्स और एक्टर्स और ऐसे नाम दे सकते हैं जिनको बहुत हाइप से बहुत कुछ बना दिया गया है, वो समय के साथ-साथ लोगों को समझ में आया है कि इतना कुछ था नहीं, इतना बड़ा है नहीं। तो अगेन ए आर रहमान को आप ही इज़ अ गुड म्यूज़िक डायरेक्टर, कोई शक नहीं है। लेकिन आप उसको महान बनाना या इतना बड़ा बना देना कि आप भूल ही जाओ कि भई एक इतने बड़े सिंगर की कोई हस्ती है, ये गलत अप्रोच है, गलत आचरण है, गलत तरीका है आपको समझने का म्यूज़िक का। इसलिए ये एपिसोड बनाना ज़रूरी था, ये बात बताना कि आप अगर जितना भी आप कह लें कि ए आर रहमान वाज़ ग्रेट एंड शानुदा वाज़ नॉट, तो ये बात बात सही नहीं है। शानुदा वाज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ impact, different kind of person, different kind of success, uh, different kind of work, different kind of longevity, different kind of work span जिसे हम कहते हैं, सब कुछ बहुत अंतर है। इसलिए डायरेक्ट कंपैरिजन होता भी नहीं है। लेकिन जब बात ये आती है कि ए आर रहमान ने शानुदा को लिया नहीं, तो इसलिए ये फिर बहुत गंदी बात लगती है। क्योंकि ए आर रहमान ने अगर उनको गाने में अगर चूज़ नहीं किया या नहीं समझा तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब हाउ डज़ इट मैटर? वो बहुत लोगों ने उदित नारायण को भी नहीं लिया, तो क्या उससे हम ये बोलेंगे कि उन्होंने लिया नहीं इसलिए वो मतलब खराब सिंगर है, ये तो नहीं कह सकते ना। Maybe he's not that great as Sanuda, maybe may not as successful, maybe not as popular, लेकिन उदित नारायण को अगर आर डी बर्मन ने या हृदयनाथ मंगेशकर या नौशाद ने अगर नहीं लिया, तो ये नहीं कह सकते उदित नारायण कुछ है ही नहीं। लोग तो इस तरह से शो कर देते कि ए आर रहमान ने अगर शानुदा को नहीं लिया तो शानुदा कुछ है ही नहीं। दैट्स द रॉन्ग अप्रोच, मेरा कहना ये है। क्योंकि ए आर रहमान इतने महान भी नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाओ और उनके प्यार में और उनके भक्ति में एकदम इतना लीन हो जाओ कि विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी फैक्ट, जहाँ आप उनके 5-6-7 गाने से ज़्यादा आप गिनवा नहीं सकते हो। तो इन दैट केस आप कैसे कह सकते हो कि ए आर रहमान ने कह दिया तो वो फाइनल वर्ड हो गया? अगेन मेरी ये सोच है, आप यू गिव योर वर्डिक्ट, यू गिव योर व्यूज़ कि आपको क्या लगता है कि हाँ, क्या ए आर रहमान इतने बड़े हैं या लगता है तो क्यों लगता है? भाई इसका कोई सॉलिड पुख्ता रीज़न भी तो होना चाहिए। और शानुदा को अगर आप कम आँकना चाहते हो, तो उसका भी एक रीज़न होना चाहिए। क्या आप ये नहीं मानोगे कि वो सब टॉप हीरोज़ के लिए वो उस समय वो वही गा रहे थे सिर्फ़? क्या आप ये नहीं मानोगे कि हीरोज़ के लॉन्च तक शानुदा के थ्रू ही होता था? क्या आप ये नहीं मानोगे कि उनका एक-एक दिन में वो 7-7, 8-8 गाने वो रिकॉर्ड कर रहे थे? क्या आप ये नहीं मानोगे कि 28 गाने उन्होंने एक दिन में रिकॉर्ड कर लिए? एक दिन के 24 घंटा भी नहीं, 12 घंटे के अंदर उन्होंने किया है। 12-13 घंटे में 28 गानों को उन्होंने रिकॉर्ड किया है। क्या आप ये नहीं मानोगे? क्या आप ये नहीं मानोगे कि लगातार 5 फ़िल्म फेयर रिकॉर्ड है और अच्छे-अच्छे सिंगर को बड़े-बड़े मोस्ट टफेस्ट ऑफ सिंगर्स ऑफ उनको जो मतलब कॉम्पिटिशन था, उनको पछाड़ के उन्होंने ये सब अवार्ड्स जीते, जब मार्केटिंग में नहीं था, लॉबिंग भी नहीं था बाहर से आकर। क्या आप ये सब आप नहीं दोगे उनको वो सब क्रेडिट? क्या आप उनके अच्छे जो हैं उनके सॉन्ग्स हैं, तू मिले दिल खिले या हम यहाँ तुम यहाँ, ये सब गाने एक हँसी निगाह के, ये सब जो गाने हैं, तुझे देखा तो क्या आप इनको नकार दोगे कि ये गाने कोई और गा सकते थे? तो इस तरह से आप अगर हमेशा ये दिखाना चाहो कि जब भी मैं शानुदा के लिए बात करूँ तो आप बोलो कि ही इज़ नॉट ए सिंगर, वो नाक से गाते सुना, ये सब जो मैंने गाने बताए, ये सब आप क्या करोगे इनका? ये तो आप नहीं सुनेंगे तो आपके बच्चे सुनेंगे। यू कैन नॉट इग्नोर दीज़ सॉन्ग्स। यू मे नॉट लाइक हिम, ये ऐसा आदमी वैसा आदमी है। लेकिन गाने आप अगर अच्छे गाने के आप श्रोता हो, अच्छे गाने आप सुनना चाहते हो, ये सब गाने आप छोड़ नहीं पाओगे। और ये तो मैंने 4-5 बताए, ऐसे तो हज़ारों गाने हैं। तो दैट्स द वे ऑफ योर थॉट एंड योर अप्रोच। तो आप इस पर एक बार विचार करिए और फीडबैक दीजिए मुझे। बाय बाय, टेक केयर।